नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बात करेंगे अपवाह तंत्र के विषय में। अपवाह तंत्र में हम लोग मुख्य रूप से नदी अपवाह तंत्र पर बातें करेंगे। भारत में आपको जो है नदियों के अपवाह तंत्र के बहाव के आधार पर, अपवाह का मतलब होता है बहाव, ठीक ना, बहाव के आधार पर भारत में दो प्रकार की नदियों को बांटा गया है। एक आपको जो बांटा गया है हिमालयन क्षेत्र की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हिमालयन क्षेत्र की नदियां जो हैं ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, ठीक। और जबकि आपको जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्ष भर प्रभावित नहीं होती हैं। ये आपको चूंकि ये मौसम पर आधारित होती हैं और जब बारिश होती है तो यहाँ उफान देखने को ज़्यादा मिलता है बनस्पति हिमालयन क्षेत्र की नदियों के। हिमालयन क्षेत्र के नदियों को भी विद्वानों ने तीन भागों में बांटा अपवाह के आधार पर: सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। वहीं प्रायद्वीपीय भारत को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया, एक पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां, दूसरी पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों पर के विषय में आइए हम सब परिचर्चा करते हैं, ठीक ना। तो चलिए बातों को करने से पहले थोड़ी बहुत चीजें हम सब यहीं पे देखते हैं। अपवाह तंत्र परीक्षा के विशेष टॉपिक के रूप में हम सब चर्चा करेंगे। ये हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं जो कि संस्था की ओर से संचालित है, जिसमें आप मुख्य रूप से पाएंगे ये हिंदी की इंडिविजुअल बैच जो है मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आपको जो है यूपी टेट, ये भी 999 रुपए में यूपी टेट की श्रृंखला आपको उपलब्ध है। ये उन लोगों के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए है जो आपको बीटीसी या बीएड के कोर्स को कंप्लीट कर लिए हों या आप फाइनल ईयर में हों। ये सुपर टेट आपको जो है 1999 रुपए में हमारी संस्था की ओर से ये शानदार श्रृंखला उपस्थित है। और इस श्रृंखला में आपको जबरदस्त तरीके से जब आप टेट पास कर जाते हैं या वे अभ्यर्थी जिन्होंने टेट या सी टेट को क्वालिफाई किया हो और आगे प्राथमिक शिक्षक बनने की राह में अग्रसर हों तो उनके लिए सुपर टेट बैच जो है ये शानदार तरीके से लाभप्रद होगा। आरओ की शानदार बैच, ये आरओ के हिंदी की बैच है बेटा। हिंदी ये नितिन सर के द्वारा आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। इसे आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। एसएससी जीडी आपको जो है कि ये सेना में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए है और 6,999 रुपये, 6,000 नहीं 699 रुपये में आपको उपलब्ध है। वीडियो मॉक टेस्ट ये आपको 249 रुपये में सभी विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो के सुनहरा अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं या जिनका भी ये लगता था कि अब हमें सफलता चाहिए तो उनके लिए एक शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबके समय उपलब्ध है। देखिए नदियों का अपवाह तंत्र। अब देखिए नदियों का अपवाह तंत्र जो है ये अपवाह तंत्र के आधार पर नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये दो भाग कौन है? तो हिमालयन क्षेत्र के नदियां और प्रायद्वीपीय भारत के नदियां। हिमालयन क्षेत्र के नदियां जो होते हैं इस तंत्र के अंतर्गत जो है किसे पढ़ते हैं? तो सिंधु अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। सिंधु अपवाह तंत्र और इसमें गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ठीक। तो ये ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र ये तीन जो है अपवाह तंत्र के आधार पर हिमालयन क्षेत्र की नदियों को तीन भागों में बांटा गया। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व की ओर गिरने वाली ठीक ना, वाली नदियां और दूसरे जो है पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां, पश्चिम की ओर
की ओर गिरने वाली नदियां अब यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे ये ब्रह्मपुत्र सिंधु अपवाह तंत्र। तो सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियां एवं उसकी सहायक नदियों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी सहायक नदियां, ये बात याद रखिएगा, सहायक नदियां। गंगा और उसकी सहायक नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, उसके सहायक नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। वहीं सिंधु और उस ब्रह्मपुत्र एवं उसके सहायक नदियों के विषय में हम सब जो है यहाँ पे चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक ना, ये बातें आप याद रखे रहिए, जो आपकी परीक्षा में आपको पूछा जाता है उन्हीं से संबंधित चीजें हैं। वहीं पे पूर्व की ओर गिरने वाली नदियों में गोदावरी और कौन है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सभी आपको पूर्व की ओर गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। वहीं पश्चिम की ओर में नर्मदा, तापी या ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, ये सभी नदियां बेटा ये पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां मानी जाती हैं। ठीक ना। अब देखो यहीं पे ये जितनी नदियां हैं इनमें पूर्व और पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों की खासियत ये है कि जो भी पूर्व की ओर गिरती हैं मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां किस चीज का निर्माण करते हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बात याद रखना, डेल्टा, ठीक ना, डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं पश्चिम की ओर गिरने वाली जो नदियां हैं ये आपको कहां गिरती हैं, तो अरब सागर में या खंभात की खाड़ी में, ठीक ना, अरब सागर में। और ये नदियां जो हैं ये किसका निर्माण करती हैं, तो ज्वार नदमुखों का, ज्वार नदमुख या इसे ही एस्चुरी के नाम से जानते हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आइए हम सब आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। नदियों की लंबाई, नदियों का उद्गम स्थल, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और नदियों की क्या विशेषताएं हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम सब जो है कि अपनी गतिविधि को आगे जारी रखेंगे। तो आइए शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ बने रहिए। आप सब लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, ये आपको सिंधु अपवाह तंत्र यानी हिमालयन अपवाह तंत्र की मैंने विशेषताएं बताया कि ये वर्ष भर बहते हैं, साथ साथ ही इनका क्षेत्र व्यापक है। इनमें आपको जो है ये हिमालय के बर्फ से यानी हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय से निकलने के कारण वर्ष भर बर्फ पिघलता रहता है और इसमें कल आपको जो है पानी बहता रहता है। ये मैदानी क्षेत्र में अधिक बहती हैं, ठीक ना। तो ये सभी इसके आपको हिमालयन क्षेत्र की नदियों की प्रमुख विशेषताएं हुई। अब उसमें हम बातें करेंगे आपको सिंधु नदी की। आप सबको पता होना चाहिए कि 3 नदियां जो हैं हिमालय पार की नदियां कही जाती हैं, हिमालय पार की नदियां, ठीक ना, हिमालय पार की नदियां। ये आपको परीक्षा में बार बार पूछता है पार की नदियां कौन कौन सी हैं, यानी जो हिमालय के सीने को चीरकर भारत में या आपको इस भूखंड में बहती हैं। तो ये 3 नदियां आपको मिलेंगी, एक तो सिंधु मिलेंगी, दूसरे आपको सतलज मिलेंगे, सतलज, और तीसरे आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी। ये तीनों नदियां हिमालय पार की नदियां मानी जाती हैं। ये बात भी आप सब याद रखिए, याद करते चलिए। देखिए सिंधु नदी के विषय में आइए हम सब चर्चा करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहां हुआ है, तो सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील के पास है, आपको सिंगी खम्बान हिमनद से हुआ है। और इसी के पास से आपको मानसरोवर झील के चेमयांगडुंग ग्लेशियर से आपको ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है।
अब सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो झेलम है, चिनाब है, राबी है, ब्यास है, सतलज है, सियोक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, काबूर है, सिगार है। ये सभी नदियां आपको जो है सिंधु की सहायक नदियां मानी जाती हैं। सिंधु नदी गिरता कहां है? तो अरब सागर में सिंधु नदी जाकर गिरती है, यानी उद्गम कहां से हुआ है? तो मानसरोवर झील से निकलते हैं और अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर, यानी 2800 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर ये लंबी है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहीं पे कर सकते हो, दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो ये बात आप याद रखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में इसे हम सब जानते हैं। ये आपको जो है कि बुंजी के पास गहरे गार्ज का मतलब होता है महाखड्ड, यानी जब ये नदियां काफी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरते हैं तो बहुत बड़ा व्यापक गहरा जैसा क्षेत्र बना लेते हैं। इन्हें हम गार्ज के नाम से या महाखड्ड के नाम से जानते हैं। और ये इसकी दाहिने तट पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी लाइन याद कर लीजिएगा कि आपको जो है लेह सिंधु नदी के किस किनारे पर स्थित है। तब आप देखोगे तो भारत के नक्शे में ये इंडिया का आपको नक्शा हुआ ऐसे, ये जो बनता हुआ ये ऐसे आया और सिंधु यहीं से आपको कैलाश श्रेणी से प्रवेश करते हैं। लेह आपको यहां है, तो ये लेह जब नदी ऐसे बही ना, ये नदी की धारा ऐसे ऐसे बहे, तो लेह इसके दाहिने तट पर आपको लेह स्थित है। परीक्षा में बार बार पूछता है कि जो है कि सिंधु नदी के लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, तो लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर आपको स्थित है। ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण बातों को हम सब देखते हैं। ये झेलम नदी इसका उद्गम बेरीनाग झील के पास से आपको जो है इसका उद्गम हुआ है और ये आपको जो है बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से ये निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में किशनगंगा नदी है और आपको जो है कि इसका मुहाना कहाँ मिलती है? तो चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये बूलर झील से होकर बहती है। बार बार पूछता है बूलर झील पर स्थित कौन सी नदी है? तो झेलम नदी जो है ये बूलर झील पर स्थित है, या बूलर झील झेलम नदी पर स्थित है। बूलर झील एक प्रकार का गोखरू झील है। कैसा झील है? गोखरू झील के रूप में, गोखरू झील के रूप में, यानी गाय के खुर के जैसा इसका निर्माण हुआ है। ये भारत का सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, ठीक है ना, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील के रूप में इसे हम सब जानते हैं। सबसे बड़ा झील भी इसे कहते हैं। आप महत्वपूर्ण रूप से कश्मीर घाटी में इसका बहाव आपको विसर्पी है। विसर्पी का मतलब बेटा होता है जिग जैग, ठीक ना। ये यूं नदी यूं ऐसे ऐसे विसर्पी आकार के आपको बहे है, जिग जैग टाइप में बहे है। और इसी ये देखिए ये वाला गाय के खुर के जैसा इसी में झील का निर्माण हुआ है, ठीक ना। ये या यहाँ पे झील बना है, तो ये इसीलिए आपको बूलर झील कहाँ है? तो झेलम नदी के तट पर बूलर झील है। और ये श्रीनगर जो है इसके तट पर बसा है, ठीक ना। श्रीनगर इसके तट पर बसा प्रमुख शहर है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को यह साझा करती है। नेक्स्ट देखिए चिनाब नदी। ये चिनाब नदी यानी कह सकते हैं सिंधु अपवाह तंत्र के तीसरी सबसे प्रमुख नदियों में से एक माना जाता है। इसका उद्गम चंद्र और भागा यानी चंद्र और भागा नामक दो नदियों के मिलने से ये चिनाब नदी बनी है। और ये दोनों केलंग के निकट आपको तांडी में मिलती हैं।
ये तांडी में, हिमाचल प्रदेश के केलंग के निकट आपको तांडी में ये मिलती हैं। और ये महत्वपूर्ण रूप से इन्हें आपको पानी का स्रोत कहां से, तो हिमाचल प्रदेश के हिमालय से आच्छादित चोटियां इसके मतलब के बहाव के स्रोत मानी जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में झेलम है, रावी है, तवी है, ये सभी इसके प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती हैं। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक सतलज में आपको जाकर मिलती है और ये इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर आपको मानी जाती है। ये सिंधु की सबसे बड़े सहायक नदियों में से एक मानी जाती है, यानी सिंधु की सबसे बड़ी दूसरी सहायक नदी है, ठीक ना, दूसरी सहायक नदी मानी जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट रावी नदी। रावी नदी ये भी आपको इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, आप याद होगा, कुल्लू पहाड़ी से आपको इसका उद्गम हुआ है और ये रोहतांग दर्रे के पश्चिम में स्थित है, ठीक ना, रोहतांग दर्रे के पश्चिम में स्थित है। ये चेनाब की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई आपको जो है 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये आपको हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आईएमपी लाइन कर लेना। कहां से बहती है, तो हिमालय की चंबा घाटी से होकर रावी नदी बहती है। नेक्स्ट ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में आपको ब्यास कुंड है, इसी ब्यास कुंड से निकलती है और ये संगम आपको इसका कहां है, यानी किसमें मिलती है, तो सतलज नदी में या सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर आपको मानी जाती है। इसी पर एक महत्वपूर्ण आपको जो है कि पोंग बांध, ठीक ना, ये याद रखिएगा, ब्यास नदी पर है पोंग बांध या पोंग परियोजना। पोंग परियोजना आपको इसी नदी पर स्थित है, ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। साथ ही साथ आपको प्रमुख विशेषताओं में हरिके बैराज, ये यहीं से हरिके बैराज से ही भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है, ठीक ना। इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहां से निकलती है, तो हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम आपको हुआ है। नेक्स्ट, इसका अपवाह केवल भारत में है, यानी ये पाकिस्तान में नहीं बहती है, भारत में उद्गम हुआ है और भारत में ही यह आपको सिंधु सतलज में जाकर मिल जाती है। ये पाकिस्तान या किसी अन्य देश में इसका बहाव नहीं है। अब देखिए सतलुज नदी ये आपको जो है मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से इसका उद्गम हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आपको जो है ब्यास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। संगम अथवा आपको मुहाना चेनाब नदी इसका मुहाना माना जाता है। इसकी कुल लंबाई आपको 1500 किलोमीटर मानी जाती है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, सबसे आपको लंबी सहायक नदी है, बड़ी नहीं कहिए, लंबी सहायक नदी है, ये याद रखिए, ठीक ना। सबसे लंबी सहायक नदी आपको यही मानी जाती है। इसी आपको सतलज पर है आपको जो है कि एक महत्वपूर्ण परियोजना भारत सरकार की कौन सी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाखड़ा नांगल बांध याद होगा, ठीक ना, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक, नांगल बांध जो है ये इसी परियोजना पर या इसी नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर है। मुख्य रूप से आपको लुधियाना और फिरोजपुर ये दोनों जो है सतलज नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक। चलिए, ये तो रहा आप सब हम सब ने देखा कि सिंधु अपवाह तंत्र के विषय में जानकारी ली। अब हमें देखना है कि ये कुछ अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले अपनी हिंदी शानदार हमारे संस्था की ओर से महत्वपूर्ण आपको किताबों में से एक अपने हिंदी जबरदस्त तरीके से संस्था के द्वारा लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप इसे मंगा सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा आपको जो है वीडियो की शानदार श्रृंखला मिलेगी
और वीडियो मात्र 199 रुपए में ये श्रृंखला उपलब्ध है। वीडियो में आपको प्लस प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपको किताबें मिलेंगी, तो जरूर से इसका लाभ लीजिए। इसके अलावा पेट कम्बो बुक है, इसमें भी आपको बुक प्लस प्रैक्टिस सेट है, तो ये 350 रुपए में फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी के साथ आपको मिलेगी। पेट की बुक 300 में। आरो यारो ये हिंदी की बुक है और शानदार श्रृंखला है, एक बार जरूर से पढ़ें और इसका लाभ लीजिए। आरो यारो के लिए शानदार तरीके से अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। लेखपाल कम्बो बुक है ये सभी। यदि किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप स्टडी 91 के 7007734525 पर कॉल कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शानदार तरीके से अगली महत्वपूर्ण गंगा अपवाह तंत्र के विषय में आइए हम सब चर्चा परिचर्चा करते हैं गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। तो चलिए पहली लाइन है हम सब देखते हैं। गंगा का उद्गम जो है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख हिमानी से के निकट गंगोत्री नामक ग्लेशियर से या हिमनद, गंगोत्री नामक हिमनद से आपको जो है इसका उद्गम होता है। गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग गंगा और उसके सहायक नदियों के विषय में पढ़ेंगे। ये देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, टोंस, ये सभी नदियां आपको जो हैं कि मुख्य रूप से गंगा और उसके सहायक नदियों के अंतर्गत हम सब देखेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दरअसल में गंगा जहां से यहां से भागीरथी के रूप में निकलती हैं। किस नाम से? भागीरथी। यानी गंगा का प्रारंभिक नाम जो है भागीरथी है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि देवप्रयाग में जब यह भागीरथी अलखनंदा से मिलते हैं तो यानी भागीरथी और अलखनंदा, ठीक ना, ये भागीरथी प्लस अलखनंदा की धारा जो है ये दोनों जलधारा किस रूप में जानी जाती है? तो गंगा के नाम से जानी जाती है। यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलखनंदा मिलती हैं और बाद में यही गंगा हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। कहां से? हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में गंगा का प्रवेश होता है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश, ठीक ना, क्षेत्र में प्रवेश आपको गंगा का होता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिए, ठीक। चलिए अगले महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। देखिए गंगा जो है ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बंगाल में यानी आपको जो है कि गिरने से पहले इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखिए। गंगा को पद्मा बांग्लादेश में आपको किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखिए और महत्वपूर्ण रूप से ये सभी लाइनें आप सब एकदम ध्यान पूर्वक देखते चलिए। गंगा की कुल लंबाई जो है ये आपको 2525 किलोमीटर है। यानी ये भारत का सबसे लंबी नदी के रूप में हम सब गंगा को जानते हैं, ठीक ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, जिनकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और 2525 किलोमीटर में सबसे अधिक आपको इनका बहाव उत्तर प्रदेश में है। 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश, 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल, आपको 445 किलोमीटर बिहार, 110 किलोमीटर आपको जो है कि उत्तराखंड और सबसे कम, ठीक ना, सबसे कम झारखंड से होकर बहती हैं। सबसे कम झारखंड, ठीक ना, झारखंड राज्य से होकर सबसे कम बहते हैं। सबसे कम झारखंड में इनका बहाव है। ये भारत की सबसे बड़े अपवाह तंत्र मानी जाते हैं। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा
प्रदान किया गया। भारतीय गंगा को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के रूप में जाना जाता है, यानी भारत की आर्थिक स्थिति, भारत के 60% से अधिक आबादी जो है गंगा और उसके सहायक नदियों के इर्द गिर्द निवास करती है। गंगा मुख्य रूप से उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र जो है ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द है समेटे हुए है, ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए यमुना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में आप इसे जानते हैं, सहायक के रूप में इन्हें जानते हैं। और इनका उद्गम जो है आपको उत्तराखंड के बंदरपुछ श्रेणी में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दाहिने तट से मिलने वाली नदियां चंबल हैं, सिंधु हैं, बेतवा हैं, केन हैं, ये सभी दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं। जबकि बाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियों में टोंस है, हिंडन है, सेंगर है, रेद है, ये सभी दाहिने तट से बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां मानी जाती है। यानी जब यमुना ऐसे बहती हैं तो दाहिने तट से आपको मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो दाएं तट से आपको जो है चंबल, सिंधु, चंबल है, सिंधु है, ये सभी आपको दाहिने से, और बाएं तट से ऊपर से आकर मिलने वाली नदियां ये मानी जाती हैं। अब हिमालयी क्षेत्र में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आईएमपी लाइन कर लेना, ठीक ना। और ये प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। इनकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे आपको स्थित है। दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, ठीक ना, ये सभी दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सभी यमुना नदी के तट पर आपको स्थित हैं। ये आप याद रखना, ठीक ना। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सभी आपको किस नदी पर, तो आगरा ये यमुना नदी पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए देखते हैं सोन। ये सोन जो है, सोन का उद्गम आपको पता होना चाहिए कि अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थित है, मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम हुआ है बेटा। ये अमरकंटक से जब आप उठाओगे तो देखोगे कि पूर्व की ओर जो बही है, पूर्व की ओर ये सोन बह गई है, सोन, और यहीं पे ये आपको टोंस बही है, और इधर पश्चिम की ओर जो है ये नर्मदा बही है, ठीक ना, नर्मदा। ये 3 नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक, ये अमरकंटक ही है जहां से 3 नदियां निकली हैं। एक टोंस, ये टोंस जो है, ये टोंस जो है ये प्रयागराज में गंगा में मिलती है। सोन नदी जो है गंगा में ही पटना के पास आपको मिलती है। नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर गिरती है। तो ये याद रखिए, तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सोन आपको गंगा, आपको जो है कि नर्मदा, आपको टोंस, ये तीनों का उद्गम स्थल अमरकंटक माना जाता है, और ये मध्य प्रदेश में आपको स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद नदी, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परियोजना में से माना जाता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आपको परियोजना है। साथ ही साथ इसी रिहंद नदी पर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ सागर झील आपको स्थित है। इसकी उत्तरी कोयल, ये पलामू जिला झारखंड से निकलती है। जोहिला, गोपद, कन्हार, ये सभी नदियां आपको सोन की प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती हैं। ये गंगा नदी इसकी सहायक है, और दानापुर में आपको जो है कि गंगा नदी में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर आपको इसकी कुल लंबाई है। इस नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इस नदी के बालू पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं,
ये बात आप याद रखिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम सोनभद्र है, और सोनभद्र जिला जो है सोन नदी के नाम पर है, उस जिले का नाम सोनभद्र रखा गया है। ये नदी आपको भारत में बालू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप देखते होंगे सोन के बालू काफी आपको महंगे बिकते हैं और भवनों के निर्माण में इसके बालू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी जो है इसका गढ़वाल यानी उत्तराखंड के गढ़वाल के समीप आपको जो है कि गैरसैंण के निकट गढ़वाल पहाड़ी से ये आपको निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कोह है, गंगन है, अरिल है, ठीक ना। और ये कहां मिलती है तो कन्नौज के समीप गंगा नदी में आकर ये आपको जो है मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 596 किलोमीटर है। ये बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है, और जिम कॉर्बेट पार्क जो है इसी नदी के तट पर स्थित है, या जिम कॉर्बेट पार्क से अपवाहित होती है, बहती है। तो ये आप याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट पार्क जो है किस नदी के तट पर है, तो आपको जो है कि ये आपको रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ऐसे भी कर लेना सिंपल भाषा में, रामगंगा नदी के तट पर है, के तट पर स्थित है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का आपको पहला जो है कि पहला आपको जो है कि राष्ट्रीय पार्क के रूप में राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व के रूप में भी हम सब जिम कॉर्बेट को जानते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आपको पीलीभीत जिले में फुल्लहर झील के से निकलती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सई, ये यूपी की सबसे दूषित नदी मानी जाती है। यूपी की सबसे दूषित नदी, ठीक ना, प्रदूषित नदी के रूप में आपको सई नदी को जाना जाता है। ये प्रतापगढ़ जिले में बहती है। ये संगम यानी गंगा में ये आकर गाजीपुर के पूर्व में गंगा नदी में बहती मिलती है। इसकी कुल लंबाई आपको जो है 960 किलोमीटर है। प्रमुख उत्तर प्रदेश के शहर खासकर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसी नदी के तट पर आपको स्थित हैं। मैदानी क्षेत्र में निकलकर गंगा के मिलने वाली एकमात्र नदी मानी जाती है। ये बात भी आप गोमती के विषय में याद रखिए। साथ ही साथ कई जगह उत्तर प्रदेश जब सही नदी नहीं दिया रहेगा तो उत्तर प्रदेश की सबसे दूषित नदी कौन सी है, तो आयोग ने गोमती नदी को सबसे दूषित नदी के रूप में माना है। नेक्स्ट, घाघरा, क्या जबरदस्त, इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? घाघरा को सरयू के रूप में भी हम जानते हैं। और ये मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद से आपको निकलते हैं घाघरा, ठीक ना। इसे आपको इसकी सहायक नदियों में सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंगा जो भी कहिए, ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। संगम अथवा मुहाना, तो ये बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी में आकर जो है मिलते हैं, छपरा में। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा में आकर मिलती है। छपरा के निकट गंगा में मिलने से पूर्व यह आपको जो है लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण आपको जो है ये घाघरा नदी के द्वारा किया जाता है। खासकर घाघरा नदी या सरयू ये आपको जो है अयोध्या इसी नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या जिसे पूर्व में आपको जो है फैजाबाद के रूप में जानते थे, अब इसका नाम पुनः अयोध्या नगरी के रूप में भगवान राम के जन्म स्थली के रूप में यह प्रसिद्ध है। और आपको जो है घाघरा इसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातों में आप देख सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। ये आपको मात्र 999 रुपए में ये कोर्स आपको उपलब्ध है। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो आप सबसे आशा उम्मीद करता हूं कि
इसे खूब मन लगा के पढ़ेंगे, शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे और आप सब अपने अध्ययन को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो ये उन लोगों के लिए है यूजीसी नेट जिन्होंने 55% मार्क्स के साथ पीजी की डिग्री कंप्लीट कर लिया है, या जो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए शानदार मौका है। आप भरपूर लाभ लीजिए। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो 9455069191 पे आप कॉल कर सकते हैं, यानी 945506 9191 या 7007734525 पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गंडक अगली प्रमुख नदी, गंगा की सहायक नदियों में गंडक प्रमुख सहायक नदी है। ये आपको इसका उद्गम नेपाल हिमालय माना जाता है और त्रिशूली मांडी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये पटना के समीप सोनपुर जिसे हाजीपुर में ये गंगा नदी में आकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। काली एवं त्रिशूली ये आपको नदियों के संगम से आपको जो है कि बनती है। इसे अन्य नाम में नारायणी के रूप में भी जाना जाता है। त्रिवेणी नहर, उत्तर बिहार का सबसे लंबी नहर त्रिवेणी नहर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है या इसी नदी से निकाली गई है। कोसी, ये नेपाल के 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम हुआ है और मुख्य धारा अरुण है जो तिब्बत में गोसाई थान चोटी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में नेपाल में अरुण में सुनकोसी, तामूर कोसी मिलती है। इसके बाद आपको सप्तकोसी बन जाती है। फिर आपको जो है कि धारा तीनों मिलने के बाद आपको जो है मुख्य रूप से तामूर, अरुण एवं सुनकोसी यानी 6-7 नदियां मिलकर आपको जो है कोसी नदी बनती हैं। गंगा, आपको गंगा में ये बिहार के जो है काढ़ा गोला नामक स्थान पे गंगा में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। ये बिहार की शोक के रूप में भी इस नदी को हम सब जानते हैं, ठीक है ना, ये बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, नेपाल में आने वाली यह नदी बिहार के वाराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है और आपको जो है भगवान विष्णु ने यही वाराह अवतार धारण किया था ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती है। ये अपने मार्ग को बदलने के लिए कुख्यात है, यानी जब ये हर हमेशा अपने मार्ग को परिवर्तित करती है, इसीलिए ये बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। इस नदी में आपको वर्षा ऋतु में बहुत अधिक बहाव के कारण बिहार में तबाही मच जाती है। नेक्स्ट, चंबल नदी, ये चंबल नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है और मध्य प्रदेश में आपको महू नामक स्थान से जाना पाव पहाड़ी महू के से आपको यह निकलती है। इसके बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में बनाम है जो राजस्थान से आती है और दाएं तट से मिलने वाली नदियों में काली है, सिंधी है, काली सिंधी, पार्वती ये प्रमुख नदियां हैं। यमुना इटावा के समीप ये उत्तर प्रदेश में आकर जो है यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई आपको जो है 1051 किलोमीटर आपको मानी जाती है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीमा आपको बनाते, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। चंबल जो है नदी घड़ियाल को प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। इस नदी, ये आपको इस नदी की सबसे बड़ी खासियत ये भी याद रखिएगा कि आपको मुख्य रूप से ये जो है कि बीहड़ों का निर्माण या उत्कात भूमि का निर्माण आपको जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट देखिए, क्या हुआ सर? ये दामोदर नदी, दामोदर आपको बहुत सहायक, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक। छोटा नागपुर पहाड़ी से ये पलामू जिले से निकलती है। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुआ ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। हुगली जो है इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी आपको जो है कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दामोदर नदी जो है कि इसे रिफ्ट घाटियों से होकर बहती है और इसे पूर्व में बंगाल का शोक के रूप में भी जाना जाता था। यह जैविक मरुभूमि नदी के रूप में भी आपको याद किया जाता है।
नेक्स्ट देखिए ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में आप देखेंगे कि इसका उद्गम मानसरोवर झील के चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से ये आपको निकलती है और इसके बाएं तट पर मिलने वाले प्रमुख नदियों में दिबांग, देहांग, लोहित, आपको जो है कि धनसरी, कलंग, ये प्रमुख नदियां हैं। वहीं दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में सुबनसुरी, मानस, संकोश, ये प्रमुख नदियां आपको मानी जाती हैं। इसे बांग्लादेश में आपको जमुना के नाम से जाना जाता है और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलती हैं तो इन्हें हम सब जो है कि मुख्य रूप से इसी दोनों के मिलन स्थल पर आपको जो है कि भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये आपको जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी के रूप में इसे हम सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तीस्ता नदी, ये भी आपको जो है कि मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 309 किलोमीटर है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य आपको स्थित है। नेक्स्ट, हिंदी इंडिविजुअल की नितिन सर की शानदार श्रृंखला, आप इसे परिचित कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए में ये श्रृंखला आपको उपलब्ध है। नेक्स्ट, संकोश नदी, ये भूटान के हिमालय द्रोणी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 321 किलोमीटर है। असम तथा पश्चिम बंगाल में ये सीमा आपको बनाती है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां, ठीक ना। तो आइए, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में गोदावरी आपको सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी आपको नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कावेरी नदी, इसका उद्गम आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। ये आपको दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे प्रमुख नदियों में लक्ष्मण तीर्थ नदी, कामनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, ये प्रमुख नदियां हैं। ये भी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून से जबरदस्त तरीके से इसमें उफान आता है। इसे दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं, ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, कृष्णा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरना, आपको पंचगंगा, घाट प्रभा, दूधगंगा, मूसी, ये सभी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट देखिए नर्मदा, ये आपको पीछे मैंने कहानी बताया है नर्मदा का, अमरकंटक से निकलती हैं। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है और ज्वार नदमुखों का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक ना। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ये देखिए ताप्ती या तापी नदी, ये आपको मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह रिफ्ट घाटी से बहने के कारण यह भी ज्वार नदमुखों का निर्माण करती है। इसे नर्मदा की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है और सूरत शहर जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं, सूरत आपको ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक ना। तो साबरमती ये जो नदी है अरावली श्रेणी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हाथमनी, माजम, सेई, ये प्रमुख है। ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसके द्वारा भी ज्वार नदमुखों का निर्माण किया जाता है। ये 371 किलोमीटर आपको लंबाई है। अहमदाबाद इसी नदी के आपको जो है तट पर स्थित है। तो ये नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाए गए नोट्स हैं, आप इसे परिचित कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला के लिए यहीं तक। धन्यवाद, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सब जुड़े रहें इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन, आपकी रातें, सभी दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, इन्हीं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।